नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और भारतीय इतिहास की जो लेक्चर्स की सीरीज़ है उसमें आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुष्यभूति गुप्तों के बाद सर्वश्रेष्ठ शासक थे। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राज्यों का उदय हुआ था, जो नए राज्य बने थे, उनमें मौखरी, मैत्रक, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। लेकिन इन सभी राज्यों में सबसे विशाल साम्राज्य पुष्यभूति वंश के शासकों का था और पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी और पुष्यभूति के नाम पर ही इस वंश को पुष्यभूति वंश कहा गया। जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, वो शिव का उपासक था और इनका राज धर्म शैव धर्म था। इसके बाद इसका पुत्र प्रभाकर वर्धन राजा बना। प्रभाकर वर्धन पहला स्वतंत्र राजा था इस वंश का, जिसने इस वंश की स्वतंत्रता को जन्म दिया तथा इस वंश में प्रभावशाली शासक हुआ। इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियों को धारण किया था। प्रभाकर वर्धन की माता गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्त नामक स्त्री थी। अपने पड़ोसी राज्यों मालवा, उत्तर पश्चिम पंजाब के हुणों तथा गुर्जरों के साथ युद्ध करके प्रभाकर वर्धन बहुत प्रतिष्ठित हो गया था। इसने काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ किया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 ईस्वी में हुई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र था जो राज्यवर्धन, वो राजा बनता है और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद ही देवगुप्त ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। क्योंकि कन्नौज ग्रहवर्मन का राज्य था, ग्रहवर्मन इनका बहनोई था राज्यवर्धन का, तो देवगुप्त जो मालवा का शासक था उसने ग्रहवर्मन को मार डाला और उसकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया कन्नौज में ही। इस सब की सूचना मिलने पर राज्यवर्धन अपनी बहन को कारागार से मुक्त कराने के लिए कन्नौज की तरफ प्रस्थान करता है। जब बाद में देवगुप्त और राज्यवर्धन में युद्ध होता है तो राज्यवर्धन देवगुप्त को मार डालता है, लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था गौड़ नरेश शशांक, उसने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध वृक्ष था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने प्रार्थना की थी, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस वृक्ष को शशांक ने कटवाया था और शशांक बंगाल का शासक था और गौड़ वंश का था। इस समय राज्य में व्याप्त भारी उथल पुथल से राज्यश्री कारागार से भाग निकली और उसने विंध्याचल के जंगलों में शरण ले ली। इसके बाद जब राज्यवर्धन की मृत्यु होती है, राज्यवर्धन की हत्या होती है, तो उसका भाई हर्षवर्धन राजा बनता है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 तक राजा रहा और ये थानेश्वर का महान शासक बना। हर्ष के विषय में हमें बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है। हर्ष ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। हर्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर्ष भारत का आखिरी हिंदू शासक था, लेकिन जो साक्ष्य हैं उनसे ऐसा नहीं लगता है कि हर्ष सिर्फ हिंदू था, हर्ष बौद्ध धर्म को भी मानता था। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, वल्लभीपुर तक कर दिया। जब धीरे धीरे हर्ष ने अपना प्रभाव दिखाया तो इसने उत्तर भारत पे लगभग सारे क्षेत्र को जीत लिया, पूरे आर्यव्रत को अपने अधीन कर लिया। हर्ष को बादामी के चालुक्यों के शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। ऐहोल प्रशस्ति 643 ईस्वी की लिखी गई है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में हर्षवर्धन को असफलता मिली। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहे जाने वाले वैनसांग 630 से 640 ईस्वी में भारत की धरती पर रहा। तो वैनसांग को काफी उपनामों से जाना जाता था, जैसे वर्तमान का शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, नीति का पंडित भी वैनसांग को कहा जाता था और राजकुमार भी। तो ये 630 से 640 के बीच भारत में रहा हर्ष के शासनकाल में। हर्ष के विषय में वैनसांग ने विस्तृत जानकारी लिखी है, हर्ष के बारे में काफी कुछ लिखा है। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को एक नाम और दिया जाता है जो शिलादित्य नाम है। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि भी धारण की थी। हर्ष को अपने दक्षिण के अभियान में असफलता हाथ लगी। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे हरा दिया था। नाटक एवं कविताएं, तो हर्ष स्वयं में एक लेखक भी था, तो हर्ष ने काफी प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इसके नाटक थे। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, हरिदत्त, जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। बाणभट्ट ने हर्ष चरित एवं कादम्बरी पुस्तकें लिखी हैं।
तो जो हर्ष चरित है उसमें हर्ष के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। प्रारंभ में हर्ष ने अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। जब शुरुआत में वो राजा बना तो ये भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन चीनी यात्री वैनसांग के संपर्क में आने के बाद ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी हो गया और इसने महायान शाखा और बौद्ध धर्म को राजश्रेय प्रदान कर दिया, मतलब राज्य का धर्म बना दिया। हर्ष के समय में नालंदा जो महाविहार था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वो महायान बौद्ध शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों 1000 बौद्ध भिक्षुकों को भोजन करवाता था। हर्ष ने 643 में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष के द्वारा प्रयाग में आयोजित धर्म सभाओं को, जो सभाएं होती थी, उनको मोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष का दिन 3 भागों में बटा होता था। प्रथम भाग में सरकारी कार्यों के लिए, शेष 2 भागों में, दूसरे भाग में धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते थे। और महाराज हर्ष ने 641 में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लियांग होआई किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। फिर लगभग 646 में हर्ष ने चीन में एक दूत जो चीनी शासक था उसने एक दूत मंडल लीन प्याओ एवं वांग हन त्सेन के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में भेजा था। तीसरा दूत जब चीनी शासक ने भारत भेजा तो तब तक हर्ष की मृत्यु हो गई थी। हर्ष के शासन प्रबंध में जो अधिकारी थे कुछ इस तरह से उनके नाम थे। महाबलाधिकृत मतलब सर्वोच्च सेनापति या सेनाध्यक्ष, बलाधिकृत होता था सेनापति, महासंधि विग्रह धृकित ये होता था संधि युद्ध कराने संबंधी अधिकारी, कटुक हस्ती सेनाध्यक्ष, बृहदेश्वर अश्व सेनाध्यक्ष, अध्यक्ष विभिन्न विभागों के अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था, जो किसी भी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आयुक्त होता था साधारण अधिकारी, मीमांसक होता था न्यायाधीश, महाप्रतिहारक होता था राज प्रसाद का रक्षक, चाट भाट होते थे वैतनिक और अवैतनिक सैनिक, ऊपरी महाराज होता था प्रांतीय शासक, मतलब प्रांतीय शासक को ऊपरी महाराज कहा जाता था। अक्षर पट्ट लेखा जोखा लिपिक होता था और पूर्णिक होता था साधारण लिपिक। तो हर स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को व्यक्तिगत रूप से भी देखता था। सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद गठित होती थी। बाणभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री, सिंहनाद हर्ष का सेनापति तथा बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। अवंती युद्ध और सेना का मंत्री था, युद्ध और शांति का मंत्री। सिंहनाद था वो हर्ष की सेना का महासेनापति था। कुंतल था जो अश्व सेना का प्रमुख अधिकारी था। स्कंदगुप्त था वो हस्त सेना का अधिकारी था, हर्ष सेना का मुख्य अधिकारी। राज्य के कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी भी थे, जैसे महासामंत, महाराज, दौसाधनिक, प्रभातार, राज्य स्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति आदि। कुमारामात्य था जो उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त था। दीर्घध्वज था, राष्ट्रीय संदेहवाहक होते थे और सर्वगत गुप्तचर विभाग का सदस्य होता था। सामंतवाद में वृद्धि हुई थी हर्ष के शासनकाल में और इसका कारण ये था कि हर्ष ने सामंतों को काफी बढ़ावा दिया था। हर्ष के समय में अधिकारियों को वेतन नगद एवं जागीर के रूप में दिया जाता था। ह्वेनसांग का मानना है कि मंत्रियों एवं अधिकारियों का वेतन भूमिदान के रूप में दिया जाता था। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगद वेतन के बदले बड़े पैमाने पर भूखंड दान दिए जाते थे। हर्ष काल में सामंतवाद इसीलिए चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। हर्ष का प्रशासन गुप्त प्रशासन की अपेक्षा अधिक सामंतिक और विकेंद्रीकृत हो गया था। इस कारण सामंतों की कई श्रेणियां हर्ष के समय बन गई थी। आय कर एवं राष्ट्रीय आय एवं कर। तो हर्ष के समय में राष्ट्रीय आय का 1/4 भाग उच्च कोटि के राज्य कर्मचारियों को वेतन या उपहार के रूप में, 1/4 भाग धार्मिक कार्यों के खर्च हेतु, 1/4 भाग शिक्षा के खर्च हेतु, 1/4 भाग स्वयं के खर्चे हेतु रखा जाता था। राजस्व के स्रोत के रूप में 3 प्रकार के करों का विवरण मिलता है। भाग्य, हिरण एवं बलि। भाग्य या भूमि कर पदार्थ के रूप में लिया जाता था, मतलब जैसे किसान से जो फसल उगती है उसका कुछ हिस्सा। हिरण्य नगद के रूप में लिया जाने वाला कर था। इस समय कृषि का जो हिरण्य और तीसरा कर था बलि, वो नगद रूप में लिया जाता था। और इस समय भूमि कर जो था वो कृषि उत्पादन का 1/6 वसूला जाता था। सैन्य रचना। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना में करीब 5000 हाथी,
2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। कालांतर में हाथियों की संख्या बढ़कर 60,000 एवं घुड़सवारों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई थी। तो मतलब हर्ष की सेना बहुत बड़ी सेना थी। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भारतीय इतिहास में इससे आगे आपके लिए और लेक्चर लेके आएंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हमारे